दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। उसी टॉपिक्स में एक आता है आपका विकास की अवस्थाएं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। दोस्तों, मनुष्य का जो जीवन जो होता है माता के गर्भ से प्रारंभ होकर विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु तक प्राप्त कर लेता है और मृत्यु तक प्राप्त करने के उपरांत मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया हुआ है। अलग अलग उनका राय है। फिर भी हम लोग शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसकी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई है, कुछ उम्र भी निर्धारित किया गया है। आइए आज हम लोग उसी को देखेंगे। तो विकास की अवस्थाएं देखेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये होता क्या है विकास की अवस्थाएं? विकास की अवस्थाएं हालांकि अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या होती है? गर्भावस्था जो होता है गर्भधारण से जन्म तक चलता है, यानी कि माता के गर्भधारण से जन्म तक की यह अवस्था जो होती है वह गर्भावस्था कहलाती है। गर्भावस्था करीब 9 महीना 10 दिन का होता है और अगर टोटल मिलाया जाए 280 दिन तक ये गर्भावस्था का समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद जो दूसरी अवस्था जो होती है वह शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था जो चलता है जन्म लेने के उपरांत, बालक का जब जन्म हो जाता है तो जन्म से 5 वर्ष की समाप्ति 6ठे वर्ष का प्रारंभ, यानी कि कह सकते हैं 5 या 6 वर्ष तक होता है। जनरली हम लोग 6 वर्ष तक कहा जाता है शैशवावस्था को। उसके बाद एक अगली अवस्था आती है, वह अवस्था बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है और यह बाल्यावस्था जो होता है 5 या 6 वर्ष से प्रारंभ होता है और 12 वर्षों तक चलता है। उसके बाद आपका किशोरावस्था आता है, जो कि किशोरावस्था प्रारंभ होता है 12 वर्षों से। 12 वर्ष से प्रारंभ होने के उपरांत ये 18 वर्षों तक चलते रहता है, इसका निर्धारण किया गया है। उसके बाद जो 5वां अवस्था जो आता है वह प्रौढ़ावस्था आता है। प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ जो होता है 18 वर्ष से होता है और 18 वर्ष के पश्चात यानी कि बाद जितनी सारी उम्र जो होती है वह सारे प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का राय है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक बताते हैं। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत में सामान्यतः विकास की अवस्थाएं, यानी कि भारतीय मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विकास की अवस्थाओं के बारे में भी बताया गया है कि भारत में किस प्रकार के विकास की अवस्थाएं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे पूर्व प्रसूति काल, इसी को वही यानी कि बालक का जन्म लेने से पहले, यानी गर्भ में ही जो बालक का जो विकास जो होता है उसको हम बोलते हैं पूर्व प्रसूति होने से पहले की अवस्था को पूर्व प्रसूति काल बोलते हैं। और यह भी जो होता है गर्भधारण से जन्म तक की समय को कहा जाता है। उसके बाद शैशवा अवस्था आता है। शैशवा अवस्था यहाँ पे बताया गया है जन्म से 2 वर्षों तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखने को मिलता है कि जन्म से 6 वर्ष तक और यहाँ पे देखने को मिलेगा जन्म से 2 वर्षों तक। ये जो होता है सभी मनोवैज्ञानिक के बीच रायों में से एक सर्वमान निकाला गया है, जबकि ये जो है आपका जन्म से 2 वर्ष तक भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार है। जैसा परीक्षा में पूछेगा उसके अनुसार हम उसका उत्तर देंगे। यदि मान लीजिएगा जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, इस तरह से ऑप्शन देके रखा रहेगा तो ये करेंगे। और सामान्यतः अगर पूछ रहे शैशवावस्था कब से तक कब चलता है तो जन्म से 6 वर्ष तक चलता है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि बाल्यावस्था जो होती है 2 वर्ष से प्रारंभ होती है और 12 वर्षों तक चलती है भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। उसके बाद है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है 12 वर्ष से प्रारंभ होता है, 18 वर्ष तक ये अवस्था होती है। उसके बाद आपका आता है युवावस्था। युवावस्था जो होती है 18 वर्ष से प्रारंभ होकर 25 वर्ष तक चलता है। 18 वर्ष से 25 वर्षों तक को हम बोलते हैं युवावस्था के अवस्था कहा जाता है। उसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था आता है। यह प्रौढ़ावस्था जो होता है 30 वर्ष से प्रारंभ होकर 60 वर्ष तक चलते रहते हैं। 30 से 60 वर्षों तक जो चलती है अवस्था उसे हम युवावस्था के नाम से प्रौढ़ावस्था के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो चलती है 60 वर्ष से शुरुआत होकर मृत्यु तक, यानी कि 60 वर्ष से ऊपर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो अवस्था जो होती है वह वृद्धावस्था कहलाती है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये चलता है। फिर भी अगर सामान्य रूप से अगर देखा जाए शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमें पढ़ना कितना है, सीटेट के अनुसार सिलेबस में कितना हमें पढ़ना है, तो ज्यादा नहीं आप लोगों को पढ़ना, इतना नहीं पढ़ना है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो विकास की अवस्थाएं आपको यहाँ पे बताया गया 4। एक आपका शैशवावस्था जो कि यहाँ पे चर्चा किया गया है, दूसरा आपका होता है बाल्यावस्था, तीसरा होता है आपका किशोरावस्था और चौथा होता है आपका ये प्रौढ़ावस्था। ये शैक्षणिक
दृष्टिकोण से यानी कि पढ़ाई के दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से ये विकास की अवस्थाएं होती हैं। फिर भी हम लोग पढ़ते क्या है, बाल विकास पढ़ते हैं। बाल विकास शुरू में ही आपको बताए थे, बाल यानी कि किशोरावस्था तक कोई बालक को हम बालक या फिर बाल बोला जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का ही अध्ययन करते हैं। ये प्रौढ़ावस्था जो होती है वह बाल विकास के अंतर्गत नहीं आती है। अतः हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला आपका शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और ये किशोरावस्था। 3 अवस्थाओं के बारे में हमको पढ़ना है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि सभी अवस्थाओं का आपका विशेषताएं पूछे जाते हैं कि ये विशेषताएं किस अवस्था के अंतर्गत आती है। तो क्या होगा कि अलग अलग विशेषताएं करके अगर हम लोग पढ़ ले तो आसानी से प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, इसको इंग्लिश में इन्फेंसी कहा जाता है। शैशव अवस्था जो कि ये जन्म से लेकर 5 वर्ष की समाप्ति, 6ठे वर्ष का प्रारंभ, या यूं हम कह सकते हैं जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशव अवस्था के नाम से जाना जाता है। शैशव अवस्था जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होता है क्योंकि शुरुआती अवस्था यही हो जाती है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि शैशव अवस्था की अगर विशेषताओं को बारे में अगर समझ लिया जाए तो शैशव अवस्था हमारा क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो देखेंगे हम यहाँ पे शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हमको देखने को मिलता है जो कि शैशव अवस्था में होता है। तो पहला हम लोग देखेंगे ये विकास की दूसरी अवस्था है। दोस्तों ये विकास की दूसरी अवस्था पूछा जा सकता है कि विकास, निम्न में से विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है। तो ये विकास की दूसरी अवस्था शैशव अवस्था आती है क्योंकि विकास जो होती है जन्म के बाद नहीं होता है, जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि गर्भ में ही होता है, इसको गर्भावस्था बोलते हैं। विकास की पहली अवस्था ही हो जाती है। तो अतः हम कह सकते हैं शैशव अवस्था जो होती है विकास की दूसरी अवस्था होती है, न कि पहली अवस्था। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें दे रखा हुआ है कि शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता होती है। शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता शुरुआती दौर में जन्म से 6 वर्ष का जो निर्धारण किया गया, शैशवावस्था किया गया है, इस समय में बालक का जो लालन पालन, खान पान जो होता है उचित तरीके से करना चाहिए क्योंकि यह अवस्था जो होती है, यह उम्र जो होता है, वह समय जो होता है शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस समय में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास काफी तेजी से होता है, तीव्र गति से गया है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस अवस्था में यानी शैशव अवस्था में मानसिक विकास जो होता है वो 90% तक हो जाता है। शैशव अवस्था में बालक का मानसिक विकास जो होता है 90% हो जाता है। 10% जो विकास होता है अगली अवस्थाएं में होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है सीखने का आदर्श काल है अनुकरण द्वारा, यानी कि यह अवस्था अगर देखा जाए तो इस अवस्था में बालक बहुत चीज अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अनुकरण के मतलब होता है नकल करना, दूसरे का अनुकरण करना, अनुसरण करना। अपने बड़ों का अनुसरण करके बालक बहुत अच्छे से सीखते हैं। इसीलिए इस अवस्था में आदर्श काल कहा जाता है क्योंकि बालक को आप जैसा सिखाइएगा वह उसका वैसा ही अनुकरण करेगा। अतः यह अवस्था आदर्श काल कहलाती है सीखने के दृष्टिकोण से। अतः हम लोग इस अवस्था में बालक को विभिन्न प्रकार के सावधानी पूर्वक नई नई बातों की जानकारी दी जाती है क्योंकि बालक उसी का वह अनुकरण करते हैं। तो सीखने का आदर्श काल अनुकरण के द्वारा करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग दूसरों पर निर्भरता। इसका तात्पर्य यह होता है, दूसरों पर निर्भरता का मतलब कि खुद पर, मतलब कोई भी कार्य खुद से न करना। बालक चूंकि यहाँ पे छोटा होता है, अपना कोई भी कार्य खुद से नहीं करता है, दूसरों के सहारा से ही करता है। छोटे छोटे बालक को हम देखे होंगे, यहाँ तक वह अपने से भोजन नहीं कर पाता, जो कि भोजन मूलभूत आवश्यकता होती है। भोजन भी खुद से नहीं कर पाते, स्नान भी खुद से नहीं कर पाते, कोई काम अपने से नहीं करते हैं। वह काम जो है उनके माता पिता या जो बड़े जो होते हैं वो करवाते हैं। यानी कि कोई भी कार्य के लिए या दूसरों पर ही निर्भर रहते, आश्रित रहते। अतः हम कह सकते हैं यह अवस्था जो होती है दूसरों पर निर्भरता की अवस्था होती है। अगला पॉइंट है आत्म प्रेम या फिर स्व मोह की भावना। आत्म प्रेम का मतलब खुद से प्रेम करना, खुद के बारे में ही सोचना। स्व मोह यानी अपने ही में मोहित रहना। यह अवस्था में बालक करता क्या है, जो भी कार्य, यदि यह अवस्था में बालक होता क्या है कि खुद के बारे में सिर्फ सोचता है। यदि मान लीजिए उसका कोई कुछ खिलौना है, वह खिलौना यदि आप उसको छीन लेते हैं तो वह काफी रोने लगता है और रोने के साथ साथ आपको मारने लगता है, अर्थात कह सकते हैं आपसे छीनने भी लगता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मान लीजिए उसका कोई चॉकलेट है, खिलौना है, उससे छीन कर दूसरे बालक को दे देंगे तो वह बालक रोने लगता है, कहता है कि नहीं मेरे पास ही होना चाहिए। खुद के बारे में ज्यादातर ये सोचते रहते अपने ही भलाई के लिए।
अगला पॉइंट बनता है कि नैतिक गुणों का अभाव होता है, यानी कि इस अवस्था में देखा गया है कि बालक में किसी भी प्रकार का नैतिक गुण नहीं होता है, शिष्टाचार भरे गुण नहीं होते हैं, क्योंकि यह अभी बहुत छोटा होता है, सामाजिक दायरा इसका बहुत सीमित होता है, बहुत कम होता है। इस प्रकार इनमें नैतिक गुणों का अभाव पाया जाता है। अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्ति क्या होता है? मूल प्रवृत्ति यानी कि मूल प्रवृत्ति जो होती है जन्मजात होती है, यानी कि जब भूख लगता है तो हम रोते हैं, प्यास लगता है तो पानी की तलाश में हम लोग भटकते हैं। तो कुछ कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो छोटे छोटे बच्चों में जो प्रवृत्तियां जो होती है मूल प्रवृत्ति पर ही आधारित होती है। हमेशा याद रखिएगा मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, तो मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। यदि बच्चे को मान लीजिए भूख लगा है तो भूख लगेगा तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, भोजन मम्मी से मांगेगा, पापा से मांगेगा, जो भी हो इस प्रकार से करेगा। यदि मान लीजिएगा कि उसका हाथ जल जाता है तो वह रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, या फिर कहीं कह सकते हैं कुछ ही वस्तु उसकी भूल जाती है तो उसकी खोज में वह भी रोने लगता है। तो मूल प्रवृत्ति पर आधारित क्रियाएं विभिन्न प्रकार का वह व्यवहार प्रदर्शित करते रहते हैं। अगला पॉइंट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा का मतलब और जानने की इच्छा, इसका मतलब होता है छोटे छोटे बालक जो होते हैं उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल होती है। अर्थात कह सकते हैं कि यदि छोटे बालक हैं, यदि मान लीजिए बाजार गया है किसी माता पिता के साथ, तो बाजार में करता क्या है कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी करने के लिए, यानी कि कह सकता है ये क्या है, वो क्या है, हमें ये चाहिए है, या फिर वैसे भी कह सकता है कि रात में मान लीजिए छत पे गया है, आकाश में चंद्रमा को देखता है तो बोलेगा कि वो क्या है, वो कौन सा बॉल। इस प्रकार के और अधिक जानने की प्रवृत्ति जो होती है छोटे छोटे बालकों में पाई जाती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद है आगे कि दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने का मतलब किसी भी चीज का दोहरीकरण करना है, रिपीटेशन कर सकते हैं यहाँ पे, शब्द का, वाक्य का या फिर क्रियाएं का। यानी यहाँ पे अर्थ यह है कि दोहराने की प्रवृत्ति, बालक कई शब्दों को लगातार बोलते जाएगा, कोई क्रियाओं को लगातार करते जाएगा या फिर कोई वाक्य को बोलते जाएगा। जैसे कि मान लीजिएगा अगर पापा बोल रहे तो पापा 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 इस तरह से बोलते रहता है। मान लीजिए कि कोई शब्द उसको चाहिए, जैसे साइकिल चाहिए तो पापा मुझे साइकिल चाहिए, पापा मुझे साइकिल चाहिए, पापा मुझे साइकिल चाहिए। इस तरह से शब्द का दोहराई करते रहता है। या फिर कोई क्रिया, मान लो कोई क्रिया कर रहा है, जैसे कि एक बॉल लेकर उछाल रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है, तो खेलते रहेगा जब तक कि नए विचार उसके दिमाग में नहीं आ जाते, नए विचार उसके मन मस्तिष्क में नहीं बैठ जाते हैं, तब तक वह क्रियाकलाप करते रहता है। अर्थात यह जो अवस्था जो होती है दोहराने की प्रवृत्ति देखने को मिलता है, शब्द, वाक्य और क्रियाएं करते रहता है। अगला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब कि खुद में ही लीन रहना, खुद के बारे में ही, अपने में ही विचार को रखना। अंतर्मुखी व्यक्तित्व इस अवस्था को कहा जाता है शैशवावस्था को, क्योंकि इस अवस्था में बालक खुलकर किसी दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करता है, खुद में ही लीन रहता है, अपने आप में ही सीमित रहता है। अतः यह अवस्था अंतर्मुखी अवस्था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की अवस्था कही जाती है। अगला है पॉइंट कि संवेगों का तीव्र प्रदर्शन। संवेग यानी इमोशन। संवेगों का तीव्र प्रदर्शन का अर्थ है कि तुरंत संवेग का प्रकट कर देना। और एक वाटसन मनोवैज्ञानिक आते हैं, वाटसन एक मनोवैज्ञानिक के प्रश्न पूछा जाता है कि वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में कौन सा संवेग देखने को मिलता है। तो वाटसन के अनुसार 3 प्रकार के संवेग देखने को मिलता है, क्रोध, भय और प्रेम। याद रखिएगा, क्रोध, भय और प्रेम वाटसन के अनुसार ये शैशवावस्था में देखने को मिलता है। यानी कि यह अर्थ यहाँ पे है कि बालक तुरंत क्रोधित हो जाएगा, बालक तुरंत भय से ग्रसित हो सकता है, बालक में प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। यदि मान लीजिएगा बालक का कोई आप सामान छीन ले रहे हैं, बालक खेलता है, उसका खिलौना है, आप ले लीजिएगा तो तुरंत वह क्रोधित हो जाता है, अपने क्रोध को तुरंत प्रकट कर देता है, वो हुआ भय। मान लीजिए कुछ जानवर आ गए, कुत्ता भौंक देता है कस के, तो बालक तुरंत डर जाता है। तो इस प्रकार का जो भय, जो संवेग जो है तुरंत प्रकट कर देता है। या कोई उससे कोई चॉकलेट देता है तो तुरंत उसके प्रति वह प्रेम दर्शाने लगता है। तो इस प्रकार का संवेग जो है तीव्र प्रदर्शित कर देता है। अगला पॉइंट बनता है कि काम प्रवृत्ति का विकसित होना। काम प्रवृत्ति का विकसित होना यानी कि यह सिगमंड फ्राइड के अनुसार ये बतलाया गया, और कोई अलग मनोवैज्ञानिक नहीं बताते, इसका समर्थन नहीं करते, सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये चलता है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार, जो कि इनके बारे में आगे पढ़ना भी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। तो इनके अनुसार है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति
विकसित हो जाती है। और इस प्रकार जो लड़के होते हैं, लड़कों में ऑडिपस नामक एक ग्रंथि होती है। याद रखिएगा यहाँ पे कि लड़कों में एक ऑडिपस नामक ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि के माध्यम से, यानी कि उस ग्रंथि की उपस्थिति के कारण ही लड़के जो होते हैं मातृ प्रेम करते हैं, माता से उनका लगाव ज्यादा होता है, और पितृ विरोधी पिता से उनका कह सकते हैं कि अलगाव ज्यादा हो जाता है। मातृ प्रेम विकसित होती है लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि के कारण। और लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि पाई जाती है। यह इलेक्ट्रा ग्रंथि करता क्या है? पितृ प्रेम, विपरीत कर देना है दोनों का एक दूसरे का, यानी कि लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि पाई जाती है। यह पितृ प्रेम या पिता से अधिक प्रेम की भावना जागृत होती है, जबकि माता मातृ विरोधी का कार्य इसमें करती है। ये इलेक्ट्रा और ऑडिपस नामक ग्रंथि है। ऑडिपस ग्रंथि लड़कों में और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में। यहां से याद रखिएगा मातृ प्रेम और पितृ प्रेम। इस प्रकार हम लोगों ने शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं को हम लोग देखे। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शैशवावस्था के बारे में अलग अलग कथन कहा गया है। आइए कुछ हम कथन पर, महत्वपूर्ण कथन पर विचार करते हैं। यहाँ पे कुछ कथन लिखा हुआ है, उस कथन पर हम लोग देखते हैं। शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन। शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन में कथन निकलकर सामने आता है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल। याद रखिएगा शैशवावस्था जो होता है वो सीखने का आदर्श काल है। यह है किनका कहना? यह है वैलेंटाइन का कहना। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक अनुकरण के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। विभिन्न प्रकार के अपने कह सकते हैं माता पिता हो, अपने घर में जो भी सदस्य हैं उनको देखकर वो सीखते हैं, समझते, अनुकरण करते हैं। जो कुछ आप सिखाइएगा वो सीख लेते हैं। इसलिए सीखने के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण काल होता है। तो इसलिए यह सीखने का आदर्श काल होता है। इसीलिए इस अवस्था में बालक को सही प्रकार से शिक्षित करना चाहिए, सही प्रकार से उसको सिखाना चाहिए। हर प्रकार का जो भी क्रियाकलाप करवाएंगे सही तरीके से होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, ताकि वही बालक अनुकरण करके सीखते हैं वैलेंटाइन के अनुसार। अगला जो कथन जो है हरलॉक महोदया का है, शैशवावस्था एक खतरनाक काल। याद रखिएगा यहाँ पे खतरनाक काल कौन कहते हैं? हरलॉक महोदया। क्यों कहती हैं? क्योंकि इस अवस्था में बालक का जो मृत्यु दर जो होता है अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे अर्थ है यह है कि शैशवावस्था में बालकों का मृत्यु दर अधिक होता है अन्य दो अवस्थाओं की अपेक्षा का। इसलिए क्योंकि इस अवस्था में जो बालक का जो एक तरह से परिवेश जो होता है, एक तरह से उसका जो शरीर जो होता है काफी कमजोर होता है, नाजुक होता है, हर प्रकार की चुनौतियां होती हैं। इस कारण इस अवस्था में देखने को मिलता है अधिक मृत्यु दर। इस प्रकार आपका खतरनाक काल है। अगला है कथन कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा गया। ये किनके अनुसार? ये क्रो और क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी का काल इसलिए कहा गया है कि इस शताब्दी में बालकों से संबंधित, बालकों के बारे में अनेक अनुसंधान किए गए, अनेक रिसर्च किए गए, अनेक प्रयोग किए गए हैं कि बालक का किस प्रकार से विकास होता है, यदि कोई समस्याएं, उस समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए। अलग अलग तरह के मनोवैज्ञानिक के द्वारा विचार भी दिया गया। इस प्रकार इस शताब्दी को क्रो व क्रो के अनुसार संज्ञा दिया गया है कि 20वीं शताब्दी जो है, ये 20वीं शताब्दी जो है वह बालकों की शताब्दी है। पूछा भी जा सकता है निम्न में से कौन सी शताब्दी को बालकों की शताब्दी के नाम से जाना जाता है? तो 20वीं शताब्दी को। या ऐसे पूछा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? तो क्रो व क्रो के अनुसार होता है। अगला कथन हम देखेंगे कि 4 या 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है। कब? 4 या 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनना चाहता है या फिर बनता है। यानी कि अर्थ है यहाँ पे भविष्य निर्माण की आधारशिला इसी अवस्था में रख दी जाती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार कहते हैं कि बालक भविष्य में जो कुछ भी बनता है, जिस प्रकार का उसका व्यक्तित्व निर्माण होता है, वह शुरू के ही 4 से 5 वर्षों में हो जाता है, देखने को मिलता है सिगमंड फ्रायड के अनुसार। अगला कथन देखेंगे हम लोग कि बालक प्रथम 6 वर्ष में, अर्थात कहते हैं कि शैशवावस्था में, बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। अर्थात बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जितना सीखेगा उससे दुगना वह पहले ही, अर्थात कह सकते हैं कि शैशव अवस्था में ही सीख जाता है। क्योंकि इस अवस्था में सीखने की गति जो होती है वह काफी तीव्र होती है, मानसिक विकास काफी तेजी से होता है। ये किनके अनुसार है? ये गुड एनफ नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार बतलाया गया है।
अगला कथन देखेंगे कि शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। शैशवावस्था में बालक काफी तेजी से सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीखने की गति और विकास की अन्य सीमाएं के बारे में शारीरिक विकास और मानसिक विकास काफी अच्छे से होता है, अधिक होता है अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा। ये किनके अनुसार? ये आपका वाटसन के अनुसार हो जाते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना विचार है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था में बालकों की शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। शैशवावस्था में बालकों की शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए? तो चूंकि बालक अभी परिवार में ही रहा है, परिवार से बाहर अभी नहीं जाता है, यानी कि विद्यालय जाने की अवस्था ये नहीं है, घर में ही वो लोग रहते हैं। घर में ही बालक को किस प्रकार से हम शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि हम शैशवावस्था समाप्त होने का इंतजार नहीं करते तब विद्यालय में जाएगा तो हम सिखाएंगे। घर में भी बालक को विभिन्न प्रकार के शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसी शिक्षा को हम अनौपचारिक रूप से शिक्षा करते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा के तहत हम लोग देखेंगे कि बालकों में किस प्रकार से हम शिक्षा करा सकते हैं। चूंकि कहा भी गया है कि परिवार जो होता है बालक का प्रथम विद्यालय होता है, वहीं पे भी वो सब कुछ सीखता है। तो उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। बालक जिस परिवार से, जिस परिवेश से संबंधित हो, वहां का वातावरण जो होना चाहिए उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त का मतलब उसके अनुसार होना चाहिए। सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। बालकों का प्रभाव, क्योंकि उस पर बालकों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए वातावरण जो है वो सकारात्मक हो। अगला पॉइंट देखेंगे, बालकों के साथ उचित व्यवहार, उसका उचित पोषण होना चाहिए। बालक से आप उचित व्यवहार के, बालक के साथ सकारात्मक व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। लालन पालन सही तरीके से होना चाहिए। उसकी भोजन की आवश्यकता जो होती है वह सही तरीके से होनी चाहिए। लालन पालन सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी प्रकार का इसमें कमी होगा तो शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए इस अवस्था को काफी गंभीर अवस्था भी कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण अवस्था भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है जिज्ञासा की संतुष्टि करना। बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। बालक तरह तरह के जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं आपसे कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, किस प्रकार से है, ये किसका है। तो हमें क्या करना है कि उसके जवाब, यानी कि जो भी वह प्रश्न पूछते हैं, जो भी उसके मन में जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा का हम संतुष्टि करा सकते हैं। उस जिज्ञासा यानी कि उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उसके जिज्ञासा को जब संतुष्टि करा देंगे तो इस प्रकार बालक का जो मानसिक विकास जो होगा वह सुदृढ़ होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, आत्मनिर्भरता की शिक्षा। आत्मनिर्भरता की शिक्षा का मतलब स्वयं से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। छोटे छोटे बालकों में इस प्रकार का गुण अभी से अगर विकसित कर दिया जाए तो आगे भविष्य में वह बालक आत्मनिर्भर हो सकता है। तो इसीलिए बालकों को आत्मनिर्भरता की शिक्षा देनी चाहिए। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य यहाँ पे है कि आप बालक से छोटा छोटा क्रियाकलाप करवा सकते हैं, जैसे कि खुद से पानी लाकर पीना, खुद से कह सकते हैं कि दूध पीना, या फिर कोई कार्य करवा सकते हैं, छोटा मोटा कार्य करवा सकते हैं। इस प्रकार प्रेरित करते रहना चाहिए ताकि वह भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, खेल व क्रिया के द्वारा शिक्षा। बालक देखिएगा, कोई भी बालक जो होता है खेल के प्रति काफी ज्यादा रुचि होती है। खेल में बहुत चीज वो सीख भी सकते हैं, खेल के प्रति काफी वो आकर्षित होते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा खेल खिलाया जाए जो बालक के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो। तो खेल के माध्यम से हम शिक्षा दे सकते हैं। अगला पॉइंट बनता है कि अच्छी आदतों का निर्माण करना। बालक में इसी अवस्था में संस्कार निर्माण कराई जा सकती है। संस्कार का इसमें कह सकते हैं गुण विकसित की जा सकती है। इसीलिए बालक के साथ अच्छी आदत विकसित हो सके, इसीलिए बालक को हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। बालक को उपयुक्त वातावरण दीजिए, बालक में अच्छी आदतों को विकसित करने का गुण बतलाइए। इस प्रकार हम बालक को सिखा सकते हैं। बालक के साथ हमें हमेशा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इस प्रकार करने से। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शैशवावस्था में बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। इस प्रकार से करते हैं। अगला कुछ यहाँ पर 2-4 पॉइंट्स लिखा हुआ है, इससे संबंधित हम लोग याद रखेंगे कि नवजात शिशु का जो भार जो होता है वह 7 पाउंड का होता है। एक नवजात शिशु का जो भार जो होता है वह 7 पाउंड का होता है। अगला पॉइंट है, नवजात शिशु की जो ऊंचाई जो होती है 19.5 यानी 19.5 इंच की होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 270 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270, जबकि नवजात शिशु के मस्तिष्क का जो भार जो होता है 350 ग्राम का होता है। यह मनोवैज्ञानिक आंकड़ा है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा बताया गया है। शैशवावस्था में अगर देखा जाए कि हृदय की धड़कन गति कितनी होती है तो 140 बार प्रति मिनट होती है।
हृदय धड़कन 140 बार। ये जितने सारे बताया गया है ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है, इस प्रकार वो बताते हैं। शैशवावस्था से संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा अब आसानी से हल किया जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग शैशवावस्था के बारे में देखें। अगला वीडियो जो बनेगा हम लोग का वो आप लोग के लिए होगा बाल्यावस्था के लिए। बाल्यावस्था के विशेषताओं के बारे में विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोग आसानी से परीक्षा को उत्तीर्ण कर सके। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।